नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय भान, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आजकल हम सिलेबस की चर्चा की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में जो सिलेबस हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन कॉल्स पे रिक्वेस्ट किया है, मैसेज भी रिक्वेस्ट किया है कि सर बीए सेकेंड ईयर के भी सिलेबस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो मैं आज इस अपने वीडियो में उड़ान चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसे बीए सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस है। ये है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में जो बीए सेकेंड ईयर का पेपर है वो उसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन। अगर हम इसकी बात करें कि इस पेपर का जो मेन फीचर्स है, मेन नैरो है, वो क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि यूनिट वाइज 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट, कैरेक्टर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो पॉलिटिकल थॉट का अर्थ क्या है, पॉलिटिकल थॉट होता क्या है, पॉलिटिकल राजनीतिक विचार क्या होते हैं, उनकी किस तरह के नेचर हैं और उसकी विशेषता क्या है, एंशिएंट टाइम में पॉलिटिकल थॉट किस तरह के होते थे, ग्रीक टाइम पे कैसा होता था, उसको लेकर के हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। इसमें पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं। इसमें हम किन किन विचारकों को लेकर के अध्ययन करते हैं, किन विचारकों को लेकर के जो ग्रीक के थे, इंडियन थे, उनके जो बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है कि प्लेटो जस्टिस, कम्युनिज्म, एजुकेशन, आइडियल स्टेट, सब आइडियल स्टेट। ये जो दोनों इस तरह का कैरेक्टर्स है, प्लेटो को अगर हम पढ़ते हैं तो प्लेटो ने जो जस्टिस, न्याय क्या है, न्याय क्या है प्लेटो के बारे में अगर कहा जाए तो प्लेटो कहता है कि न्याय एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी समझ है जो अपने कर्तव्यों की पूर्ति करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। ऐसे समाज की संरचना में, ऐसे समाज के फिरौने में ही न्याय है। तो उसी बात को लेकर उसने जस्टिस की परिभाषा दी। कम्युनिस्ट की परिभाषा उसने जो दी कि कम्युनिस्ट क्या है, फिर एजुकेशन क्या है, किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, फिर आइडियल स्टेट क्या है, हम आदर्श राज्य किसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के आदर्श स्टेट क्या होते हैं उनके बारे में उन्होंने बात की। फिर सब आइडियल स्टेट की भी बात की है उन्होंने। फिर इसी कड़ी में एरिस्टोटल की भी हम चर्चा करते हैं। एरिस्टोटल मेथड क्या है, एरिस्टोटल का जो मेथड है वो किस तरह से तुलनात्मक है, कि किस तरह का उन्होंने अध्ययन किया है, तो उनकी बातों को लेकर के कि पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहले राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला एरिस्टोटल ही है। उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया है। तो इस आधार पर उन्होंने अपने जो कंसेप्ट बनाए हैं, जो चीज़ें बनाई हैं, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो ये व्यू है वो बहुत ही एरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, प्लेटो को दर्शन का जनक माना जाता है। तो सबसे पहले हमने प्लेटो को देखा, लेकिन अब एरिस्टोटल को देख रहे हैं। तो इसमें मेथड है, ओरिजिन है, नेचर एंड एंड ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा है कि किस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है, किस तरह से उसकी प्रकृति होती है और किस तरह से राज्य का अंत होता है। और इन्होंने राज्य के प्रकार के बारे में भी चर्चा की है कि कैसे कैसे राज्य उत्पत्ति होती है। दूसरा है प्रॉपर्टी एंड सर्विस, यानी कि संपत्ति और दासता का जो सिद्धांत है उस पर भी एरिस्टोटल ने अपने मतों को डिवाइन किया है। इसमें हम चर्चा करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन के क्रांति के माध्यम से क्रांति क्या होती है उसके लिए एरिस्टोटल ने अपनी विचारों को दिया है और उसके आधार पर हम फर्स्ट यूनिट में चर्चा करेंगे। लॉ एंड जस्टिस, यानी विधि और न्याय क्या है, एंड सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता क्या होती है उसके बारे में है। नागरिक कौन होता है, नागरिकता क्या होती है, इसके बारे में भी एरिस्टोटल के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में इन सारी चीज़ों को लेकर के हम अध्ययन किया जाएगा। सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो फीचर्स ऑफ मिडिवल पॉलिटिकल थॉट।
ये जो ऊपर का था वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था, और उसके अंतर्गत हमने क्या किया कि एरिस्टोटल और प्लेटो को चर्चा किया। लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं फीचर ऑफ मिडिवल पॉलिटिकल थॉट। चूँकि हम पॉलिटिकल थॉट का जब अध्ययन करते हैं तो कई दौर होता है। हम एंशियंट टाइम में जाते हैं तो एंशियंट टाइम के विचारों को देखते हैं, फिर मिडिवल में आते हैं, फिर मॉडर्न में आते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 पार्ट होते हैं पॉलिटिकल थॉट के। तो मिडिवल टाइम में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो राजनीति है, ज़्यादातर जो विचार हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे फोकस होती हैं, यूरोप पे केंद्रित होती हैं। और यूरोप पे केंद्रित होने का मतलब कि सारे विचार, सारी चीज़ें एक जगह एक्यूरेट रहती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम ये विचार करते हैं कि पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ मिडिवल पॉलिटिकल थॉट। इसमें हम किसको किसको पढ़ेंगे, इक्विनास, स्कोलिसेशन, स्टेट चर्च रिलेशनशिप, लॉ एंड इम्पोर्टेंस। मतलब उन्होंने इक्विनास ने जो स्टेट के बारे में, चर्च के बारे में जो उनके संबंधों को लेकर के चर्चा की है, उनके विधि को लेकर के जो चर्चा की है, उसके बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे। उनके महत्व क्या है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है मैकियावेली, लाइफ एंड टाइम। उनके जीवन क्या है और विचार क्या हैं, जीवन और समय के बारे में उन्होंने क्या कहा है। व्यू एंड ऑन रिलीजन, रिलीजन यानी धर्म के बारे में जो उनके विचार हैं, किस तरह से मैकियावेली धर्म को क्या मानता है, धर्म किस तरह से वो कि नकारता है। पहला ऐसा विचारक था जिन्होंने राज्य और धर्म को अलग किया, यानी रिलीजन और स्टेट को पहले डिफरेंट करने वाला वैज्ञानिक माना जाता है। उसके बाद इन्होंने मोरलिटी की परिभाषा जो दी है। फिर इन्होंने स्टेट की डिप्लोमेसी की हिज इम्पोर्टेंस, मतलब स्टेट के लिए मोरलिटी क्या है, किस तरह की मोरलिटी होनी चाहिए, और स्टेट की डिप्लोमेसी किस तरह से होनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी है इस टॉपिक के अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत, कि मैकियावेली को भी हम पढ़ेंगे। फिर बोधा की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट एंड सॉवरेनिटी, हिज इम्पोर्टेंस। यानी कि बोधा ने जो सॉवरेनिटी की बात की है, जो स्टेट की बात की है, जो संप्रभुता की बात की है, और स्टेट किस तरह के होते हैं उनके बारे में हम, सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि बोधा ने सॉवरेनिटी के बारे में सबसे अच्छा विचार दिया है। 6 बुक्स में उन्होंने अपनी बुक्स में इन सारी चीज़ों को चर्चा की है। तो इसके माध्यम से ये है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, हम संप्रभुता कहते किसको हैं, इन सारी चीज़ों को। संप्रभुता अगर एक शब्दों में कहा जाए तो क्या है, संप्रभुता को अगर हम परिभाषित करना चाहते हैं तो संप्रभुता जो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। जो स्टेट इस तरह का, आंतरिक यानी आंतरिक जो अपनी विधियों को अपने पूरे क्षेत्र पे लागू कर सके, वाह मतलब जैसा दूसरा स्टेट व्यवहार करता है वैसा वो भी अदर स्टेट भी व्यवहार करेगा, ये स्टेट भी व्यवहार करेगा, दोनों के व्यवहार किसी पे दबाव नहीं देंगे, ऐसे व्यवहार को हम सॉवरेनिटी के अंतर्गत अध्ययन मानते हैं। फिर यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो ये कहीं न कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देते हैं, और स्टेट के बारे में इनका एक अलग विचार है, जो कि डिवाइन थ्योरी को और फोर्स थ्योरी को कहीं न कहीं ये खंडित करते हैं। उस थ्योरी को उसकी क्रिटिक आलोचना करके कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, सत्य ये है कि स्टेट की उत्पत्ति आम सहमति से हुई है, आम लोगों के समझौते के द्वारा हुई, इसलिए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है। और उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर बताया है कि स्टेट नेचर क्या होता है, किस तरह के राज्य होते हैं। तो तीनों लोगों ने अपने अपने तरीके से स्टेट का नेचर बताया है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉवरेनिटी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह सिद्धांत क्या है, किस तरह की वो चीज़ें होती हैं। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हॉब्स क्या कहते हैं, लॉक क्या कहते हैं, रूसो क्या कहते हैं, इनके अपने विचार हैं। तो इनके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना है। सॉवरेनिटी क्या है, संप्रभुता किस हिसाब से होती है, इनके हिसाब से संप्रभुता क्या किसको कहते हैं, तो संप्रभुता को हम यहाँ पर उसी हिसाब से पढ़ेंगे। स्टेट क्या है, रूसोज कंसेप्ट ऑफ जनरल विल सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, रूसो का जनरल विल। जनरल विल यानी उसके 2 पार्ट होते हैं, एक एक्चुअल विल, एक रियल विल। तो अब ये कहा जाए कि रियल विल और एक्चुअल विल में जनरल विल कौन है, किसका योग जनरल विल होता है। तो अगर इसमें एक बात कही जाए तो एक्चुअल विल या रियल विल, तो यहाँ पर रियल विल को ही मानेंगे। रियल विल का योग जो है हम रूसो को कंसेप्ट में
जनरल विल मानते हैं। ये यूनिट थर्ड है। फिर यूनिट फोर्थ में हम बात करते हैं बेंथम की, जिन्होंने अब तक के जो विचारक थे, सिद्धांत थे, उनकी एक अलग तरह की अवधारणाओं में अपने विचारों को आगे रखा। और बेंथम ने यूटिलिज्म की बात की, उपयोगितावाद की बात की। उन्होंने राज्य की परिभाषा को ही बदल दिया और कहा कि जो चीज़ें जितना ज़्यादा सुख दें, उन सुख के आधार पर हम उसको अपनाना चाहिए, मनुष्य का स्वभाव होता है। यानी कि उन्होंने सारे जीवन को, मनुष्य के लाइफ को सुख और दुख में परिवर्तित करके उसको आकलन की बात कही है, उसको मेजरमेंट की बात कही। उन्होंने दुख और सुख के आकलन के आधार पर स्टेट को परिभाषित करने की बात कही है। तो आइडिया ऑफ स्टेट, उन्होंने जो राज्य का विचार दिया। फिर लॉ एंड पनिशमेंट, हिज इम्पोर्टेंस। बेंथम ने जिन चीज़ों को लेकर के ये सारे सिद्धांत दिए, उसमें स्टेट का क्या महत्व है, किस तरह का आइडियल स्टेट हो सकता है, आइडिया का क्या स्टेट हो सकता है, और सिद्धांत क्या हो सकता, विधि क्या होंगी, एंड पनिशमेंट किस तरह के दंड होंगे, और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम बेंथम के अध्ययन में पढ़ेंगे। फिर बात आती है मिल्स की। मिल्स को बहुत ही उदारवादी चिंतकों के बारे में माना जाता है कि बहुत ही अच्छा प्रजातंत्र का समर्थक था। रिवीजन ऑफ यूटिलिज्म, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, हिज इम्पोर्टेंस। मिल को अगर मानते हैं, मिल को अगर देखा जाए तो मिल कहीं न कहीं एक बहुत ही, जेम्स मिल ने बहुत ही अच्छा विचार दिया है, चीज़ों को लेकर के चर्चा की है। उन्होंने रिवीजन ऑफ यूटिलिज्म की बात कही है, यानी उपयोगितावाद को जो रिवाइज करने की बात कही है, उसको रिजिम देखने की बात कही है। लिबर्टी, जो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, महिलाओं की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, उसको। और डेमोक्रेसी को भी लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा सिद्धांत किया कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हिज इम्पोर्टेंस की बात की, उसके महत्व क्या है, हम लिबर्टी को कितना दें, डेमोक्रेसी किस तरह के रखें, इन सारी चीज़ों को लेकर जेम्स ने अपने विचार किए, जेएस मिल ने, उनके हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं टीएच ग्रीन। ग्रीन के आइडियलिस्ट, इंडिविजुअलिज्म, स्टेट, लिबर्टी एंड राइट्स, जनरल विल, वार एंड प्रॉपर्टी। यानी कि टीएच ग्रीन ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, जिन चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात कही है कि आदर्शवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, स्टेट किस तरह का है, लिबर्टी क्या है, राइट्स क्या है, जनरल विल क्या है, वार एंड प्रॉपर्टी क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के टीएच ग्रीन को जो माना जाता है कि वो अब से एक ऐसा थिंकर्स था जिन्होंने बहुत सारे विचारकों को लेकर के एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया। और उन्होंने इसको आदर्शवाद की परिभाषा जो हम जोकस जान रूसो में पाते हैं, उस विचार को उन्होंने फॉलो करके एक आइडियलिस्ट की बात की, उदारवाद, आदर्शवाद की, जिसको हम प्लेटो में पाते हैं, उस आदर्शवाद को इन्होंने यहाँ पर स्थापित करने की बात कही और कहीं न कहीं स्टेट के महिमा मंडन की बात कही गई है। तो ये हम फोर्थ यूनिट में इस सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर बात आती है 5 यूनिट की। 5 यूनिट में हीगल की जो बात करते हैं, तो हीगल डुअलिस्टिक थ्योरी क्या है, स्टेट क्या है, हिज इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि अगर उनकी बात की जाए तो द्वंद्ववाद क्या है और स्टेट किस तरह की परिभाषित होता है, हीगल बेहद ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि उनको माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे द्वंद्ववाद थ्योरी का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है जिसको मार्क्स ने आधार बन करके, जिन्होंने आइडिया को दिया, उन्होंने मार्क्स ने मैटर को बेस बना के उसको बहुत बड़ी परिभाषा दे दी और उस परिभाषा के आधार पर दुनिया की सारी एक ऐसे विचारों को दिया, समाजवाद का जन्म हुआ जो वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, हम हीगल की बात करते हैं। हीगल ने डुअलिस्टिक की बात की, द्वंद्ववाद की बात की, स्टेट क्या है। हीगल ने एक एब्सोल्यूट स्टेट की बात कही है, एकदम पूरी तरह से आदर्श स्टेट की बात कही है कि स्टेट के आगे कुछ है, यानी कि स्टेट को इतना पवित्र माना है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर स्टेट जो है ईश्वर की पदयात्रा है। इस तरह की बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से कह दी है कि स्टेट को सर्वोपरि माना है। फिर मार्क्स की बात करते हैं। रियलिस्टिक मर्टेलिज्म, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्स। यानी कि इसमें अगर हम बात करेंगे मार्क्स की, तो मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है,
इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस है वो हिस्ट्री के आधार पे कैसे होता है। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो विवाद होता है, कैसे दो क्लास के बीच झगड़ा होता है, एक सुपर एक बेस स्ट्रक्चर के बीच किस तरह का सामाजिक झगड़ा है और किस तरह से एक जो सुपर स्ट्रक्चर है बेस स्ट्रक्चर पर राज कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को शोषक और शोषित वर्ग में जो बांटा गया है, उस समाज के सोशल ढांचे को, उस खांचे को उन्होंने अपने इस विचारों में पिरोया है। फिर रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म, यानी कि हम क्रांति को जो पढ़ रहे थे, जो हम क्रांति को अभी एरिस्टोटल में चर्चा किए, तो इन्होंने क्रांति को बताया किसके माध्यम से हम इस शोषण युक्त समाज को मुक्त हो सकते हैं, तो उन्होंने क्रांति माध्यम बनाया। फिर कम्युनिज्म की बात की, साम्यवाद की बात की, किस तरह का साम्यवाद होना चाहिए इन्होंने फिर बताया। फिर आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो मार्क्स का क्या महत्व है, कार्ल मार्क्स का क्या महत्व है, इस आधार पर इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं लेनिन की। लेनिन की अगर हम बात करें तो लेनिन एक ऐसा दार्शनिक हुआ, एक ऐसा विचारक हुआ, एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने मार्क्सवाद को, वैज्ञानिक मार्क्सवाद को, समाजवाद को एकदम ज़मीन पे लागू कर दिया। और उनको इसलिए इम्पोर्टेंस है उनका अध्ययन, स्टेट क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, पार्टी एंड इम्पेरियलिज्म, यानी उन्होंने मार्क्सवाद को कहीं न कहीं, स्टेट को कहीं न कहीं पार्टी सिस्टम से जोड़ दिया। पार्टी के आधार पर उन्होंने सत्ता में आए, रूस में क्रांति हुई, सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद वो सत्ता पे काबिज रहते हैं काफ़ी टाइम तक। मतलब वो सत्ता में रहने के बाद उन्होंने एक अच्छा शासन किया, एक अच्छी चीज़ें बताई कि किस तरह से समाज को, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने एक अपने विचारों में इन सारी चीज़ों को लेकर के बात कही है। फिर हम बात करते हैं माओ की। माओ ने पेसेंटिस की बात की है, रेवोल्यूशन की बात की है, गुरिल्ला वारफेयर की बात की है, इम्पोर्टेंस और हिज फिलॉसफी, यानी कि इनकी फ़िलॉसफी क्या है, इन किस तरह की बात करते हैं। माओ जो कि चीन के बहुत बड़े अग्रदूत थे, उन्होंने सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया और उसी आधार पर हम मार्क्स को परिभाषित करते हैं, माओ को परिभाषित करते हैं। माओ ने बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से परिभाषित किया और उन्होंने समाजवाद को नई परिभाषा दी। उन्होंने किसान वर्ग को, फार्मर वर्ग को, उस किसान वर्ग को फार्मर से, क्रांति से जोड़ करके पूरी तरह से चाइना में एक नए तरीके का क्रांति पैदा कर दिया। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें हमको माओ को भी पढ़ना है। तो इस तरह से 5 यूनिट की जो बात थी, जो आप लोगों ने हमसे डिमांड की थी कि सर कुछ सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में भी चर्चा की जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अगर बुक की बात करें तो ओपी गाबा ले सकते हैं आप हिंदी मीडियम में, AC कपूर ले सकते हैं, BP वर्मा ले सकते हैं, इन सारी बुकों को आप ले सकते हैं पॉलिटिकल थॉट में। और भी बहुत सारी बुकें हैं जिनको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का सिलेबस। अब अगले वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ों को लेते हुए इन सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।